हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे उन पर डिस्कस किया। अब बात करेंगे ऋग्वेद काल, जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दिया है। और पूर्व वैदिक काल में जो हमको 3 वेद दिए हैं उनको बाद में डिस्कस करते हैं। आज ऋग्वैदिक काल से जितने क्वेश्चन बनेंगे उस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वैदिक काल से क्या क्या क्वेश्चन आके बनाए जा सकते हैं। हमारे UPSSC PET के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में भी वही क्वेश्चन जो ऋग्वेद से बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद तो हम पढ़ते हैं, आज ऋग्वेद को पढ़ेंगे। बात करते हैं ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऋग्वेद जो है कि किसके द्वारा लिखा गया था? ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया। वेद व्यास ने इनकी रचना की थी ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में आगे चलते हैं। वेद व्यास की रचना करने के बाद इसमें जो है कि वेद व्यास, इसमें आपको 10 मंडल मिलेंगे। मंडलों की संख्या 10 है इसमें। अष्टकों की संख्या 8 रखी गई है इसमें। जो अष्टक होते हैं वो 8 अष्टक रखे गए हैं। इसमें जो है कि 1028 सूक्त हैं। 1028 इसमें सूक्त दिए गए हैं। हम केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो आपको आ सकते हैं। 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 1028 सूक्त हैं। और इसमें बात की जाए वर्णों की कि इसमें कितने इसमें 1656 के करीब इसमें रचनाएं हैं। एक 1656 के करीब इसमें रचनाएं दी गई हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। और बात करते हैं आगे, है ना। और आगे क्या क्या है इसमें? 1056 इसमें रचनाएं हैं। बात करते हैं इसमें शब्द कितने हैं। तो शब्द, इसमें शब्दों की संख्या कितनी है ये बात करते हैं। तो शब्दों की संख्या इसमें 1.5 लाख इसमें शब्द दिए गए हैं जो इसको ऋग्वेद में लिखे गए हैं। तो कितने शब्द? 1.5 लाख शब्द लिखे गए हैं। बात करते हैं इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जो इसको पढ़ता है, क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो होत्र या होत कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ना, जो पढ़ता है उसे या तो होत्र कहते हैं या होत कहा जाता है, जो इसको पढ़ा जाता है। इसमें अगर बात की जाए 10 मंडलों की कि 10 मंडल हैं, तो मंडलों में कौन किसी मंडल में क्या है, इम्पोर्टेंट मंडल पे बात करते हैं। तो बात करते हैं तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? तीसरा जो मंडल है उसमें तीसरे मंडल में कहा गया है गायत्री मंत्र का उच्चारण है। जो गायत्री मंत्र है वो हमारे तीसरे मंडल में दिया गया है। बात करते हैं चौथे मंडल की। चौथे मंडल में कृषि दिया गया है। कृषि से संबंधित जितने कार्य हैं वो कृषि से संबंधित इसमें ऋग्वेद के चौथे मंडल में दिया गया है।
बात करते हैं इम्पोर्टेंट मंडल की, बात कर रहे हैं हम, सारे मंडल नहीं पढ़ेंगे। बात करते हैं 5वें मंडल की, 7वें मंडल की, सॉरी, बात करेंगे 7वें मंडल की। तो 7वें मंडल में जो हमको दिया है, मैंने केवल उन्हीं मंडलों को बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इस वजह से हम केवल वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके आने लायक हैं। तो मैंने बताया तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, और जो 7वां मंडल है इसमें दशराज्य युद्ध का मंडल दिया गया है। दशराज्य जो युद्ध हुआ था, दशराज्य युद्ध का वर्णन दिया गया है चौथे मंडल में। दशराज्य युद्ध का मंडल इसमें चौथे मंडल 7वें मंडल में दिया गया है, सॉरी, दशराज्य युद्ध का वर्णन। आगे बात करते हैं, इसमें आगे क्या है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ऋग्वेद से। 7वें मंडल में मैंने बताया दशराज्य युद्ध का वर्णन दिया गया है। बात करते हैं 8वें मंडल की, कि 8वें मंडल में हमको क्या दिया जा सकता है। मैं केवल उन्हीं मंडल्स को बताऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी के एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो 8वें मंडल में दिया गया है हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा हुआ रचनाओं का वर्णन दिया गया है, वो हमारे 8वें मंडल में दिया गया है। तो इसमें कह सकते हैं हम हस्तलिखित रचनाएं, 8वें मंडल में क्या दिया है, हस्तलिखित जो रचनाएं होती हैं उनका वर्णन हमारे 8वें मंडल में किया गया है। 8वें मंडल को पढ़ेंगे तो 8वें मंडल में क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में रचनाओं का किस मंडल में उल्लेख किया गया है, तो वो हम कहेंगे 8वें मंडल में ऋग्वेद के रचनाओं का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल में हमको क्या दिया गया है, इसमें जो कि सोम देवता हैं, उस सोम देवता का वर्णन किया गया है। जो सोम देवता हैं, सोम देवता का वर्णन ऐसे कह सकते हैं। सोम देवता का वर्णन किस में किया गया है, 8वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। बात करते हैं 10वें मंडल की। बात करते हैं 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या दिया गया है, तो 10वें मंडल के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि 10वें मंडल में हमको क्या दिया गया है। तो 10वें मंडल में जाति को विभाजित किया गया है कि जाति किस तरह से बांटी गई हैं। तो उस बात पर बात करते हैं हम, जाति। 10वें मंडल में जाति का वर्णन, दसवें मंडल में जाति का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जातियों को किस तरह से बांटा गया है, इसमें 4 प्रकार से जातियों को बांटा। ब्राह्मण, और हमारा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होंगे, इसमें जो जातियों का वर्णन किया गया है वो उनके कार्य के आधार पर किया गया है। ब्राह्मण ज्ञान के लिए इसके तो इन कार्यों के आधार पर जिस तरह जातियों को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और तीसरा हमारा जो आए हैं वो बात करते हैं वैश्य, और चौथा हमारा शूद्र। तो हमको 4 भागों में बांटा लोगों में। इसमें ब्राह्मण जो ज्ञान के दाता, पढ़ाई और बाकी सारे कार्य जो करते हैं शिक्षा देने का, क्षत्रिय युद्धों का कार्य, वैश्य व्यापार करते हैं, शूद्र जो मजदूरी होती है, मजदूरी का कार्य कौन करेगा, शूद्र करेगा। तो इस तरह हमारे 4 वर्गों में
इसमें विभाजित किया गया हमारे जाति वर्ग को ऋग्वेद में, है ना। तो ऋग्वेद का हमने 10वां मंडल पढ़ा। आगे चलते हैं। बात करते हैं इसके उपवेद की। तो इसका एक उपवेद है, उपवेद इसका अर्थवेद को इसका उपवेद माना गया है। अर्थवेद इसका उपवेद है जो कि इसमें माना गया है। इसमें जो खोज हुई थी, लोहे की खोज मानी जाती है। तो हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल अब पूरा खत्म हो चुका है। अब हम कल पूर्व वैदिक काल खत्म कर लिया है हमने, जिसमें ऋग्वेद का वर्णन दिया गया था। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल का सारा कंप्लीट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।